हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं वैभव और आप पहुंच चुके हैं अपने फेवरेट चैनल बिट्स फॉर बायोलॉजी पे। तो दोस्तों, आज के इस क्विक रिवीजन सीरीज के पार्ट में हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी की। बायोटेक्नोलॉजी के दो चैप्टर हैं। पहली चैप्टर की नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। जो अगली चैप्टर है जो इसके एप्लीकेशन पे बेस्ड है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स क्या है और इसमें कौन कौन से प्रोसेसेस यूज किए जाते हैं। तो दो चैप्टर, दोनों का वेटेज काफी अच्छा है। दोनों से दो दो क्वेश्चन मिनिमम पूछे जाते हैं। मैक्सिमम 2016 में 5 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं पूरे बायोटेक्नोलॉजी यूनिट से। काफी अच्छा वेटेज होता है इस चैप्टर का और काफी छोटा सा चैप्टर है। बहुत ही जल्दी हमारा रिवीजन हो जाएगा। हम फुल्ली एनसीईआरटी ही चलेंगे। मैं तो बताता ही हूं, एक तो रेड हाइलाइटर से यूज मैं करता हूं जिससे वो चीजों को ऑनलाइन मैंने किया है जो पिछले साल अच्छे एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, और येलो हाइलाइटर से मैंने वो चीजों को ऑनलाइन किया है जो पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो चलिए अब चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। हम वही पॉइंट को डील करेंगे जो एग्जामों में क्वेश्चंस के रूप में बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे ये पार्ट बायोटेक्नोलॉजी। आप यहां एनसीईआरटी में देख रहे हैं टोटल 3 टॉपिक यहां पर आपको डिस्कस किया जाएगा। पहला जो टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसके बाद जो भी बायोटेक्नोलॉजी में जो भी टूल्स शामिल होंगे, मींस जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो भी टूल्स शामिल होंगी उनकी हम बात करेंगे। इसके बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मींस आरडीएनए टेक्नोलॉजी में प्रोसेसेस क्या क्या आएंगे, हम उनका भी जिक्र करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बताऊं बायोटेक्नोलॉजी का यूज क्या है, काफी अच्छा यूज है। आपने सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के बारे में, तो ये बायोटेक्नोलॉजी के ही वजह से हो पाया है। कोई भी डीएनए वैक्सीन हो या कोई भी डिफेक्टिव जीन को हमें करेक्ट करना हो, सबका देन बायोटेक्नोलॉजी ही है। इसके बाद ये आप फुल फॉर्म याद रखेंगे जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी की एक डेफिनेशन दी, ईएफबी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी को आपको व्यू बताऊं कि बायोटेक्नोलॉजी के पहले व्यू क्या थे, 2 व्यू हैं इनके। एक तो ट्रेडिशनल व्यू होता है और एक मॉडर्न व्यू। चलिए पुराने व्यू को हम देखते हैं, समझते हैं। उसमें यह समझा जाता था ट्रेडिशनल व्यू में बायोटेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज है, प्लांट का यूज और एनिमल के सेल्स का यूज हम यूज करते हैं। कोई भी हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट्स अगर हमें लेना है, कोई भी चीज अगर प्रोसेसेस तैयार करनी है जो ह्यूमन बींग्स के वेलफेयर में होती हैं, उसी चीज को हमने ट्रेडिशनल व्यू कहा था। लेकिन मॉडर्न व्यू ने काफी दुनिया की हद से ज्यादा सोच बदल कर रख दी। इसने बताया कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब्स का यूज है, प्लांट सेल्स का यूज है, एनिमल सेल्स का यूज है, उसके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए और उससे नए प्रोडक्ट्स को तैयार करने के लिए। ऐसी बातें की गई मॉडर्न व्यू के अंदर। इसके बाद हम चलते हैं, ये डेफिनेशन दिया गया जो बेसिक सा डेफिनेशन है कि जिसमें नेचुरल साइंस को और ऑर्गेनिज्म को या ऑर्गेनिज्म के सेल या उसके पार्ट को इंटीग्रेट कर बहुत सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को तैयार किया गया। इसके बाद हम आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी के टोटल 2 प्रिंसिपल्स हैं। एक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं और दूसरी बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। एनसीईआरटी में यहां पे आया है, नई चीजें ऐड हुई हैं, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। पहले ये नहीं हुआ करता था, पहले हम केमिकल इंजीनियरिंग के ही रिगार्डिंग इसे पढ़ते थे। तो सबसे पहला चीज होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। मींस जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, हमने डीएनए को अल्टर कर दिया और उसको इंट्रोड्यूस कर दिया किसी भी अदर होस्ट में, तो इसको हमने बोला कि ये रहा जेनेटिक इंजीनियरिंग। जैसे प्रोडक्शन ऑफ जीएमओ, जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं या जो भी ट्रांसजेनिक क्रॉप्स वगैरह हैं, तो उनमें जो यूज करते हैं हम जेनेटिक इंजीनियरिंग। मींस एक टाइप का बायोटेक्नोलॉजी है जिसमें हम डीएनए का मैनिपुलेशन करते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी से। समझ चुके हैं आप। इसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग, जिसको हमने बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग बोला, काफी इंपॉर्टेंट है। कोई भी माइक्रोब्स जो हमारा डिजायर्ड माइक्रोब्स है, हमने उसको स्टेराइल मीडियम में उगाया और डिजायर्ड प्रोडक्ट हमने उससे लार्ज क्वांटिटी में ले ली, जैसे वैक्सीन, एंजाइम, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। आप तो सिर्फ एग्जांपल याद रखना, जेनेटिक इंजीनियरिंग का एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ जीएमओ और केमिकल इंजीनियरिंग या बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का एग्जांपल वैक्सीन होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं, जिसको हमने लार्ज स्केल पे, लार्ज क्वांटिटी पे हमने तैयार कर लिया। उसके बाद जो अगली पैराग्राफ आ रही है, इंपॉर्टेंट तो उतना है नहीं। इसमें हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे लेते हैं, जीन क्लोनिंग क्या होता है, जीन ट्रांसफर क्या होता है, हम इसकी बात करेंगे। इसके बाद आगे की ओर बात करेंगे, हम ओरी के बारे में बात करेंगे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कैसे क्या चलता है इसके बारे में।
इसके बाद ये जो पूरा पैराग्राफ है बड़ा ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसमें मैं कुछ बातें बताऊं आपको। जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए आया उसको कोहेन और बोयर ने बनाया था 1972 में। कोहेन और बोयर आप याद रखेंगे साइंटिस्ट का नाम। सैल्मोनेला टाइफोमोरियम पे ये चीजें की गई थी। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन को प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट किया गया था। फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग किसको बोलते हैं, तो पॉल बर्ग को बोलेंगे, जिसमें ट्रांसफर किया गया एक जीन को और वायरस को एक ट्रांसफर किया गया इकोलाई में विद द गामा फेज फैक्टर से। अब आपसे पूछा जाएगा वो बेसिक स्टेप क्या होते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। उसके पहले कोई भी रेस्ट्रिक्शन, जैसे यहां पर बात करेंगे हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में, तो हमने डीएनए को कट किया कुछ स्पेसिफिक लोकेशन से, तभी पॉसिबल हो पाया। इसके बाद डिस्कवरीज हुई मॉलिक्यूलर सीजर्स की। अगर मॉलिक्यूलर सीजर नहीं होता, अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं होता, तो आज जो बायोटेक्नोलॉजी है हमारे पास वो चीजें नहीं रह पाती। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब यहां जो प्लाज्मिड डीएनए है वो वेक्टर के तौर पे काम करता है। इसके बाद लाइगेज है, कोई चीज को जोड़ना है तो लाइगेज को लगा दो। इसके बाद जो बेसिक स्टेप है उसकी हम बात करेंगे। बेसिक स्टेप क्या यूज होते हैं कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को करने में। सबसे पहले हमने डीएनए का आइडेंटिफिकेशन करना है। कोई भी डिजायरेबल जीन हमें किस में क्या करना है, जैसे मानो कि ये पूरा का पूरा पार्ट है, कोई भी रिक्वायर्ड जीन है, हमने उसको कट कर लिया विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। कोई भी डीएनए मॉलिक्यूल से हमने यहां से मानो यहां तक कट कर लिया। अब इसको हमने लाइगेट कर लिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने बना लिया और हमने फिर उसको बैक्टीरिया में लगा दिया। बैक्टीरिया फिर बाइनरी फ्यूजन करेगा, फिर वो प्रोडक्ट आगे की ओर बढ़ते चले जाएगा। वही 3 प्रोसेस हैं इसमें। पहला प्रोसेस है, आपको ये सीक्वेंस पूछा जा सकता है। पहली प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विथ डिजायरेबल जीन। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू होस्ट में हमने डाल दिया, ठीक है। अब हमने मेंटेन किया इंट्रोड्यूस डीएनए को होस्ट के अंदर और उसका पूरा मेंटेनेंस चलेगा, पूरा का पूरा ट्रांसफर कैसे हो रहा है उसके प्रोजेनी में, ये काम वहां पे चलेगा। अगर मैं सिंपल सा आपको बताऊं, अगर आपको बोला जाएगा आरडीएनए क्या होता है, तो सिंपल सा जो भी डिजायर्ड जीन था, डिजायर्ड जीन, ठीक है, प्लस कैरियर ऑफ डिजायर्ड जीन, मींस बोलूं तो पैसेंजर डीएनए प्लस वेक्टर डीएनए इक्वल टू आरडीएनए। काफी इंपॉर्टेंट ये पार्ट था आपके लिए। इसके बाद जो टेक्निक्स हैं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं, उनमें 3 सबसे खास चीज होती है। सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए यूज होता है, जीन क्लोनिंग यूज होता है, जीन ट्रांसफर पहले भी हम बात कर चुके हैं। अब हम देखते हैं वो कौन से टूल्स होते हैं जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी में काम आते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। सबसे पहले टूल्स हम एंजाइम्स के बारे में बात करेंगे, जैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, पॉलीमरेज एंजाइम है, इसके अलावे लाइगेज की बात करेंगे, वेक्टर्स की बात करते हैं और होस्ट की बात करते हैं, और पैसेंजर डीएनए वगैरह जिसको सी डीएनए बोलते हैं, जो भी डिजायर्ड जीन होता है। तो ये सब बेसिक पार्ट हैं, बेसिक टूल्स हैं जो इस्तेमाल होंगे। तो क्यों ना हम एक एक कर सारे टूल्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है किसी भी प्रोकैरियोट का, किसी भी बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन से लड़ने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नेचुरली पाया जाता है ये। तो एंजाइम के भी कई टाइप हैं, तो क्यों ना हम एंजाइम के जरा टाइप कुछ पढ़ लें। सबसे पहला जो टाइप होता है एंजाइम का वो लाइसिंग एंजाइम होता है। लाइसिंग एंजाइम क्या है, किसी भी सेल को हमको अगर तोड़ना है, मींस बैक्टीरिया के सेल को तोड़ना है, लाइसोजाइम ले आओ। अगर हमें प्लांट सेल को तोड़ना है, सेलुलोज पेक्टिनेज ले आओ। फंजाई को तोड़ना है, काइटिनेज ले आओ। एनिमल सेल को तोड़ना है, लाइपेज और प्रोटीएज ले आओ। आरएनए को रिमूव करना है, राइबोन्यूक्लिएज ले आओ। प्रोटीन्स को रिमूव करना है, प्रोटीएज ले आओ। कुछ बेसिक एंजाइम्स थे जिनकी हमने बात की। इसके बाद क्लीविंग एंजाइम के बारे में बात करते हैं, ये भी काफी खास होता है। हमें अगर डीएनए मॉलिक्यूल को अगर काटना है तो क्लीविंग एंजाइम का यूज करना होगा। क्लीविंग एंजाइम में सबसे खास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, जिसको मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है। जो सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज था वो हिंद 2 था। काफी इंपॉर्टेंट है, यह स्टिकी और ब्लंट एंड का फॉर्मेशन करता है। सेंटर से कट कर सकता है और लिटिल से कट कर सकता है, ठीक है, स्पेसिफिक साइड पे। तो अवे फ्रॉम सेंटर, याद रखिएगा क्लीविंग एंजाइम के बारे में, ये भी हमारा सबसे खास पार्ट था। इसके बाद वो चीज तो मैंने आपको बता ही दिया, जो भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज होते हैं वो नेचुरली फाउंड होते हैं बैक्टीरिया में, मींस उनका एज ए डिफेंस सिस्टम के तौर पे काम करता है। जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज हैं वो डीएनए को एक स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस में कट करते हैं, जिनको रिकॉग्निशन के लिए लिया जाता है, जिनको रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस में लिया जाता है, ठीक है। तो बेसिक सी चीजें थी हमारे पास। इसके अलावा ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हमारे पास 900 से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज आइसोलेट किए जा चुके हैं 230 स्ट्रेन बैक्टीरिया से।
तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब जो ये नाम लिखते हैं हम इको आर और यहां पर लेटर होता है, ऑर्डर होता है, इसमें जो सबसे पहला है ई, मिस हमने नाम लिया इस्चेरिशिया कोलाई का, मिस हमने यहां पर बैक्टीरिया के जीनस के बारे में बात की है। इसके बाद को, ये जो आ रहा है, इसके बारे में हम स्पेसिस, बैक्टीरिया के किसी भी स्पेसिस के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे किसी भी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हम दो चीजों का इस्तेमाल करते हैं, एक तो जीनस का और एक स्पेसीज का। तो सबसे पहला जो वर्ड है ई, जिसका मतलब हुआ बैक्टीरिया का जीनस, को मींस बैक्टीरिया का स्पेसीज। नेक्स्ट जो आर आया है, आर का मतलब होता है स्ट्रेन, और जो लास्ट वर्ड है जो रोमन में, उसका मतलब होता है वो एंजाइम जो आइसोलेट किया गया किसी भी बैक्टीरियल स्ट्रेन से, वो किस ऑर्डर में लिया गया, तो इसी चीज को बोलते हैं। तो यहां पर जो इको R5 जो होता है वो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज होता है, जो कि ब्लंट एंड का फॉर्मेशन करने का काम करता है। तो बेसिक सी चीजें थी, आप समझ चुके होंगे। इसके बाद हम बात करें आगे की ओर। इसके बाद जो भी रेस्ट्रिक्शन साइट होता है किसी भी एंजाइम का, वहां पे स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है किसी भी डीएनए में, तो उसकी यहां पे बात की जा रही है। जैसे आप डायग्राम में देखोगे तो आसानी से पहचान सकोगे। जैसे अगले पेज पे डायग्राम बना रखा है, जैसे ये देखो, जैसे मानो हमने यहां से कटिंग स्टार्ट कर दी, जैसे GAATTC है, जैसे हमने यहां से कटिंग स्टार्ट कर दी जी के बाद से, ठीक है। तो यहां पर भी अगर आप कटिंग करते हो सेम, तो वही चीजें मिलती हैं आपको, स्टिकी एंड से मिलती हैं। मींस यहां पर ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस का फॉर्मेशन होगा कटिंग के बाद। तो बेसिक सी चीजें तो जानते ही हो कि टाटा बॉक्स बिल्कुल उसी तरह है, टाटा लिखो तो बिल्कुल उसी तरह का होता है, ये मलयालम लिखो तो उसी तरह फॉरवर्ड या बैकवर्ड से पढ़ो, एक ही चीजें होती हैं। इसके बाद हम एक्सोन्यूक्लियोज की बात करते हैं। अगर हमें न्यूक्लियोटाइड्स हटाना है डीएनए के एंड से तो एक्सोन्यूक्लियोज को यूज करो। अगर हमें एंडोन्यूक्लियोज यूज करना है तो किसी भी डीएनए के स्पेसिफिक पोजीशन से अगर हमें सेल को कट करना है, वहां से डीएनए को कट करना है डीएनए के अंदर किसी स्पेसिफिक पोजीशन को, तो हमें एंडोन्यूक्लियोज का यूज करना होगा। तो बेसिक सी चीजें थी, आपको उसी तरह डायग्राम भी दे रखा है। स्टिकी एंड, फॉरेन डीएनए वगैरह आए हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया है, ठीक है। तो टूल्स में हम बात कर रहे हैं अभी एंजाइम के बारे में। इसके अलावा बहुत सारे एंजाइम है, सिंथेसाइजिंग एंजाइम, जैसे जो भी डीएनए सिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट होता है, जैसे डीएनए पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वगैरह। इसके अलावा ज्वाइनिंग एंजाइम होता है, जैसे ज्वाइनिंग एंजाइम सबसे इंपॉर्टेंट डीएनए लाइगेज होता है। मींस डीएनए के सेगमेंट्स को अगर हमें ज्वाइन करना है, कोई ना कोई तो चीज होना चाहिए जोड़ने के लिए, तो यहां पर डीएनए लाइगेज का यूज होता है। इसके अलावा अल्कलाइन फॉस्फेटेज का यूज होता है। कोई भी हमें फॉस्फेट ग्रुप है अगर हमें कट करना है, सर्कुलर डीएनए का 5th एंड से अगर कट करना है, तो उसमें अल्कलाइन फॉस्फेटेज का यूज किया जाता है। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज जेनेटिक इंजीनियरिंग में काफी अच्छे तौर पे यूज किए जाते हैं, कोई भी रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स अगर हमें डीएनए का बनाना है तो, ठीक है। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़े, लाइगेज को जोड़ने के काम आ रहे हैं। अब देख सकते हैं कैसे कोई बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा है बाइनरी फिजन से और कैसे फॉर्मेशन कर रहा है। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़े, इसके बाद हम बढ़ते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, और उसके पहले जो भी चीजें थी हम कैसे क्या कर चुके हैं उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको समझाऊं मैं इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। उसके पहले आप देखो वेक्टर के बारे में कुछ बातें। वेक्टर जिसे व्हीकल डीएनए बोलते हैं, जो कि कंपोज्ड होते हैं डीएनए से, बहुत सारे डिफरेंट सोर्स से, बहुत डिफरेंट जीनोम से ये लिए जाते हैं। ये कैरियर के तौर पे यूज किए जाते हैं। कोई भी फ्रैगमेंट जो डीएनए का है, अगर हमें उससे ट्रांसफर करना है किसी भी सुटेबल होस्ट सेल में, तो हमें वेक्टर या व्हीकल डीएनए का यूज करना होगा। एक वेक्टर में 3 फीचर्स होने चाहिए। पहला फीचर जो है ओरी का फॉर्मेशन वो करना चाहिए, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सके, जहां से हम कंट्रोल्स कर सकें कि कितनी नंबर बनानी है, कितनी कॉपी बनानी है जीन की। इसके बाद सिलेक्टेबल मार्कर का यूज होता है, जैसे AMPR, हम देखेंगे कुछ देर में डायग्राम, वहां पे आपको पता चलेगा। यहां वेक्टर की बातें आई इसलिए मैंने बता दिया। कोई भी हम होस्ट सेल का सिलेक्शन कर सकें, रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल का, तो उसको बोलते हैं सिलेक्टेबल मार्कर। इसके बाद क्लोनिंग या रेस्ट्रिक्शन साइट होता है, जहां से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसी को कट कर सके। तो ये सब बेसिक सी चीजें होती हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। कोई भी डीएनए फ्रेगमेंट होता है उसका नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि उस पर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये सब पहले भी हम बात कर चुके हैं। डीएनए फ्रेगमेंट्स जो होते हैं इनको प्लेस किया जाता है वेल में। वहां पे वेल बना हुआ रहता है, जैसे आप देखोगे इसमें, यहां पर वेल बना हुआ है, इस तरफ छोटे छोटे कुएं बने हुए हैं, लगता है ऐसा, डिप्रेशन थोड़ा थोड़ा होता है। तो उसको जेल में रखा गया और कैथोड एंड पे रखा जाता है। फिर क्या किया जाता है, वहां पे आप इलेक्ट्रिक करंट पास करवाओगे,
इलेक्ट्रिक करंट जेल के थ्रू हमने पास कराया। अब जो डीएनए फ्रैगमेंट्स थे वो माइग्रेट कर रहे हैं एनोड के तरफ, और जो लार्जर फ्रैगमेंट्स हैं वो धीरे धीरे वो स्लोली मूव करेंगे, और जो स्मॉलर फ्रैगमेंट्स हैं वो बहुत जल्दी फास्ट मूव कर जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं जो एगरोस जेल होता है उसमें एक सीविंग प्रॉपर्टी होता है, एक चलनी लाइक प्रॉपर्टी होता है उसमें कि आराम से वो धीरे धीरे बड़े पार्टिकल्स धीरे धीरे, छोटे पार्टिकल्स तेजी में। ठीक है, अब जो भी सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स था वो आप आसानी से देख सकते हो। अगर डीएनए के आप स्टेनिंग करते हो, स्टेनिंग में कौन लिया जाता है तो एथिडियम ब्रोमाइड, ETBr बोलते हैं इसको। इसके बाद हम यूवी रेडिएशन का एक्सपोजर कराते हैं, जिसके चलते हमें ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड्स का फॉर्मेशन मिलता है। जो भी सेपरेटेड डीएनए हैं जो हमने कट किए और जेल में लाए हमने, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं जेल पीस से, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं इल्यूशन बोलते हैं। जो भी बेसिक सी चीजें थी वो इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में मैं समझा चुका हूं। क्वेश्चंस आएंगे तो यहीं से आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आपको ये सब कुछ मैं बता चुका हूं, वेक्टर्स के बारे में भी सारी बातें हो गई हैं। जो इंपॉर्टेंट वेक्टर्स हैं हमारे पास वो होते हैं प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड की जो सबसे अच्छी होती है, हम आगे की बात करते हैं। यहीं पे मैं आपको बता दूं, जो अच्छी प्लाज्मिड्स हैं जिनकी कैपेसिटी 0.5 से लेकर लगभग 8 kVp तक है, तो यहां तक लगभग, जैसे आप एक एग्जांपल सुना होगा, आपने खूब नाम सुना होगा इसका, PBr322, बहुत ही फेमस प्लाज्मिड जो होता है, जो फर्स्टली वाइडली यूज किया गया इकोलाई क्लोनिंग वेक्टर में। ये फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर था जिसका यूज किया गया। और यहाँ पे TI प्लाज्मिड का भी यूज होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस में, जो कि नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर के तौर पे यूज किए जाते हैं जेनेटिक ट्रांसफर प्लांट में। इतनी बार पूछा गया है क्वेश्चन, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, बार TI प्लाज्मिड। ठीक है, और भी कई सारे वेक्टर हैं इसमें जैसे वेक्टर आता है, बैक्टीरियोफेज आता है, जिसका एग्जाम्पल गामा फेज है, आप जानते ही हैं। कॉस्मिड है, आपने बैक एग पढ़ाई है पहले, तो ये सब बेसिक सी चीजें होती हैं। मैंने आपको ओरी के बारे में बताया, जहां से रिस्पॉन्सिबल होता है जो कितनी कॉपी नंबर बनानी है हमें। इसके बाद सिलेक्टिबल मार्कर का यूज होता है, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर आपको दिखा रखा है AMPR, ये सब सिलेक्टिबल मार्कर होते हैं। इसके बाद कोई भी रिस्ट्रिक्शन साइट वगैरह का यूज किया जाता है, जहां से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किसी को कट करने के काम ला सके। तो ये बेसिक सी चीजें थी, डायग्राम में आपको दिखा रखा है। तो ये क्या होते हैं, तो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे तो कंसेप्चुअल ही बनेंगे, आज तक तो नहीं बने हैं। अगर टफ से टफ एग्जामिनर कोशिश करेगा बनाने का तो वही बनेगा। ये डायग्राम आप जरूर देख लीजिएगा एक बार। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बीटा गैलेक्टोसाइडेज के बारे में बोली जाती है चीज, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इसके पहले मैं पैसेंजर डीएनए आपको बता दूं। पैसेंजर डीएनए जो होता है उसी को cDNA भी बोलते हैं। एक डिजायर्ड जीन जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है एक से अदर ऑर्गेनिज्म में, उसको कंबाइन करने के बाद किसी भी वेक्टर डीएनए के, इसी को बोलते हैं पैसेंजर डीएनए। लास्ट है हमारा होस्ट सेल, वैसा सेल जिसमें डिजायर्ड जीन को ट्रांसफर किया जाता है, जैसे वो बैक्टीरिया का सेल हो सकता है, ईस्ट का सेल हो सकता है, प्लांट का सेल, एनिमल का सेल, उसे होस्ट सेल बोला जाता है। अब जो भी RDNA टेक्नोलॉजी था उसके जो प्रोसेस होते हैं तो हम उनकी ही बात करेंगे। वहां पर एक आता है जो सबसे फेमस क्वेश्चन जो यहाँ पे आता है, वो आता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो एंजाइम का यहाँ पे नाम याद रखेंगे। और एक चीज पूछी जाती है, इंसर्शनल एक्टिवेशन। कोई भी इनएक्टिवेशन पहले है जीन का, तो हमने पहले उसको क्या किया, जीन को इनएक्टिवेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, जिसी को बोला जाता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अगर हम कोई चीज को इंसर्ट कर रहे हैं, उसके चलते अगर इनएक्टिविटी पैदा हो जाती है, मींस पैसिव मूवमेंट अगर हो रहा है, इसी चीज को इंसर्शनल एक्टिवेशन बोला जाता है। बहुत लंबी लेक्चर चलती है, उतना आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। इसके बाद हमने वेक्टर्स को क्लोनिंग जीन में इसको ट्रांसफर कर दिया। यही क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, काफी इंपॉर्टेंट, बार बार कभी भी ऑप्शन में मिले तो आप आंख बंद कर लगा सकते हो इसे। टीडीएनए से अगर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ठीक है। कॉम्पोनेंट होस्ट मैंने बता ही दिया, होस्ट क्या होते हैं। इसके बाद कुछ चीजों का यूज किया जाता है, जैसे माइक्रो इंजेक्शन वगैरह का यूज किया जाता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। बायोलिस्टिक के बारे में हम जानते हैं, ये आखिर होते क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। मिस हम अब बात कर रहे हैं वेक्टरलेस डायरेक्ट जीन ट्रांसफर की। सबसे पहले माइक्रो इंजेक्शन, मिस सेल को पंक्चर कर दिया जाता है एक टीनी पिपेट से और उसमें डीएनए को इंसर्ट कर दिया जाता है। और इसके बाद शॉटगन के बारे में बात करते हैं, जिसको बायोलिस्टिक या जीन गन बोलते हैं। टीनी हाई वेलोसिटी पार्टिकल जो होता है टंगस्टन या गोल्ड का, उसको कोट किया जाता है डीएनए के साथ
और उसमें फिर शॉट लगाया जाता है, प्लांट सेल्स वगैरह में ये चीजें की जाती हैं जीन गन और बायोलिस्टिक से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट होता है और ये साधारण पूछा ही जाता है एग्जामों में, तो ये भी काफी आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ें तो याद रखिएगा जो भी रेड वाले पार्ट हैं काफी इंपॉर्टेंट हैं। प्रोसेसेस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी, मैंने प्रोसेसेस आपको बताए हैं। इसमें सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट किया जाता है, जो भी डिजायर्ड जीन है तो उसको प्यूरिफाइड डीएनए जिसको बोलते हैं, अल्टीमेटली उसको प्रेसिपिटेट किया जाता है उसमें चिल्ड इथानॉल को मिलाने के बाद। तो चिल्ड इथानॉल याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है, चिल्ड इथानॉल ये पूछा गया है, ये भी पार्ट मैंने बता ही दिया कैसे वहां पर तोड़ना था। ठीक है, इसके बाद हमने डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन से कट किया और उसके बाद जो भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम थे वो डाइजेशन के तौर पे वहां पे यूज किए जाते हैं और इसके बाद एम्प्लीफिकेशन किया जाता है डिजायर्ड जीन का, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो भी है हमारा, पीसीआर को यूज कर 1 बिलियन कॉपी तक उसमें बनाए जाते हैं। तो इसके बाद पीसीआर आप जानते ही हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यहां पर 3 प्रोसेस चलती हैं, एक तो प्रोसेस जो होता है डीनेचुरेशन, एक एनिलिंग और एक एक्सटेंशन। ये 3 प्रोसेस होता है। जो डीनेचुरेशन होता है वो लगभग 94 डिग्री सेल्सियस पे चल रहा होता है, एनिलिंग जो है 52 डिग्री सेल्सियस पे, एक्सटेंशन 72 डिग्री सेल्सियस पे। कैसे ये चल रहा है कोई नहीं पूछेगा आपसे, इसमें शामिल क्या है ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इंसर्शनल एक्टिवेशन याद रखिएगा, वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के तौर पे रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया में यूज किए गए थे। ठीक है, इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं थर्मोस्टेबल के बारे में। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें जो थर्मोस्टेबल डीएनए होता है पॉलीमरेज की जिसकी बात कर रहे हैं, जिसको टैग पॉलीमरेज बोला जाता है, तो आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा टैग पॉलीमरेज को हमने कहां से लिया, तो एक थर्मोफिलम बैक्टीरियम था जिसका नाम था थर्मस एक्वेटिकस, इससे ही ये चीजें ली जाती हैं। अब इसके बाद इंसर्शन ऑफ आरडीएनए इनटू होस्ट सेल में कैसे इंसर्ट करते हैं उसके बारे में आप समझिएगा जरा। सबसे पहले क्या होता है, कोई भी बैक्टीरियल होस्ट सेल है उसको हम ट्रीट करते हैं, कैल्शियम आयन से हम ट्रीट करते हैं। इसके चलते क्या हुआ, एफिशिएंसी बढ़ गई। अब इसके चलते डीएनए इंटर कर जाते हैं बैक्टीरिया में, क्योंकि सेल वॉल में पोर्स आ गए। अब उनको हीट शॉक दिया जाएगा 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास का, फिर उसको बर्फ दे दिया जाएगा। अब जो ट्रांसफॉर्मेंट का वहां पे फॉर्मेशन हुआ है उसको हम ग्रो करवाएंगे और जो अनट्रांसफॉर्म्ड रेसिपिएंट सेल्स था वो तो मर जाएंगे, काम हमारा करेगा ट्रांसफॉर्मेंट, वही ग्रो करना स्टार्ट करेगा। और जो भी एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन्स था इस केस में उसी को सिलेक्टेबल मार्कर यहां पे बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद हम वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर की बात कर ही चुके। अब हमें ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट के बारे में, हमारा अल्टीमेट एम क्या है, हमें यह समझना है। हमें कोई भी डिजायरेबल प्रोटीन चाहिए, हमारा सबसे अल्टीमेट एम यही होता है। हम इसको कल्चर कहां करवाएंगे, तो बायोरिएक्टर्स में कल्चर करवाएंगे। बायोरिएक्टर्स की कैपेसिटी कितनी होती है, तो 100 से 1000 लीटर कैपेसिटी होती है। बायोरिएक्टर में कैसे क्या किया जाता है उसकी बात करते हैं हम। बायोरिएक्टर में हम ऑप्टिमल कंडीशन ग्रोथ के लिए देते हैं, जैसे हमें उसमें टेम्परेचर देना होगा, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन, एक सब कुछ एक ऑप्टिमल कंडीशन में, न ज्यादा न कम। मोस्ट कॉमनली यूज जो होते हैं वो स्टेरिंग टाइप होते हैं, सिलिंड्रिकल टाइप के होते हैं, जैसा कि आप डायग्राम देख सकते हैं। यहां से 2 बार नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, याद रखिएगा। इसके बाद पूछा जाता है ये जो स्टीरर है इसका काम क्या होता है, तो फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि ऑक्सीजन की मिक्सिंग अच्छे से हो पाए पूरे बायो रिएक्टर में। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग, इसमें 2 ही चीजें पूछी जाती हैं। सबसे पहले इसमें प्रोसेसेस क्या इंक्लूड होती हैं, 3 प्रोसेसेस होंगे। सबसे पहले सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन, और इसके बाद कुछ सुटेबल प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं कोई भी हमारा जो भी एक्सप्रेस्ड प्रोटीन आया उसके साथ। तो ये बेसिक सी डाउन स्ट्रीमिंग की प्रोसेसेस होती हैं। यहां पे हमारा टॉपिक खत्म हुआ। क्या था हमारा, बायोटेक्नोलॉजी का जो भी प्रोसेस से रिलेटेड चीजें थी, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। यहां से आपके 2 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। जितने भी रेड मार्क्स हैं एक बार फिर आप इनको देख लीजिएगा और एग्जाम के टाइम भी इनका रिवीजन कीजिएगा। जितने भी आज तक 37 वीडियोस बन चुके हैं, 38 चैप्टर है हमारे एनसीईआरटी में, जिसमें 37 चैप्टर कंप्लीट हो गए। हम अगले लेक्चर में बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, वो सबसे लास्ट लेक्चर होगा। सारे पार्ट आप क्विक रिवीजन सीरीज के आप देख सकते हो जाकर, प्लेलिस्ट में सारी बनी हुई हैं। तो यहां पे हमारा ये वीडियो खत्म होता है। तो जरूर कंट्रीब्यूट कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐड नहीं आते, एड्स फ्री वीडियोस होते हैं।
तो हमारा जो भी मोनेटाइजेशन वगैरह तो है नहीं, तो जो भी फाइनेंशियल सोर्स है वो आपके ही थ्रू मिलता है। तो कोशिश कीजिए, अगर आप कर सकते हैं कंट्रीब्यूट तो जरूर करने की कोशिश कीजिए। डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको मिल जाएगा सारे, कोई भी जो गूगल पे है, फोन पे अकाउंट है, पेटीएम नंबर, सारा कुछ मिल जाएगा वहां पे। तो बार बार हमारे चैनल पे आने के लिए, हमारे वीडियोस को बार बार लाइक करने के लिए, वीडियोस को शेयर करने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।